स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? ए फोकस, बी भूकंपीय छाया क्षेत्र, सी भ्रंशन रेखा, डी उपकेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपकेंद्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपकेंद्र वह बिंदु होता है जो भूकंप के फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है और यहीं पर भूकंप का कंपन सबसे अधिक महसूस किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज और देश का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में घोषित किया गया? ए गोवा, बी केरल, सी सिक्किम, डी मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सिक्किम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज और देश का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर दोनों ही सिक्किम में स्थापित किए गए हैं। पाक्योंग जिले के याकतेन गांव को नोमैड विलेज पहल के तहत पहला डिजिटल नोमैड विलेज घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च गति वाले इंटरनेट, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और शून्य अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से स्थायी पर्यटन, दूरस्थ कार्य तथा स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, मालधारी नामक लोगों का एक समुदाय प्रसिद्ध है। ए दक्कन के पठार में शुष्क भूमि कृषि का प्रचलन के लिए, बी कोरोमंडल तट पर पारंपरिक मछली पकड़ने की तकनीकों के लिए, सी गुजरात के घास के मैदानों में वन पशुपालन जीवन शैली और पशुपालन के लिए, डी पश्चिमी घाटों में मसालों की खेती के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मालधारी एक अर्ध खानाबदोश जनजाति चरवाहा समुदाय है जो मुख्य रूप से गुजरात के बन्नी घास के मैदानों और गिर जंगलों में निवास करता है। वे अपने वन पशुपालन या सिल्वो पेस्टोरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसमें पशुपालन को वन आधारित आजीविका के साथ जोड़ा जाता है। वे बकरी, भेड़, गाय, भैंस और ऊंट जैसे पशुओं का पालन करते हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टेबल क्वाइन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, टीथर स्टेबल क्वाइन चीनी युआन द्वारा समर्थित है। 2, भारत वर्तमान में स्टेबल क्वाइनों को मान्यता नहीं देता है और इन्हें वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के रूप में मान्यता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्टेबल क्वाइंस ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जिनका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर या सोने जैसी पारंपरिक परिसंपत्तियों से जुड़कर स्थिर मूल्य बनाए रखना है। इस परिभाषा में डिजिटल राष्ट्रीय मुद्राएं, जमा राशियां और प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं। स्टेबल क्वाइन दैनिक उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं जो बिटकॉइन जैसी अस्थिर क्रिप्टो करेंसी की विपरीत मूल्य स्थिरता प्रदान करते हैं। टीथर और यूएसडी क्वाइन जैसे लोकप्रिय स्थिर सिक्के अमेरिकी डॉलर द्वारा समर्थित हैं, चीनी युआन द्वारा नहीं, अतः कथन एक सही नहीं है। भारत वर्तमान में स्टेबल क्वाइन को मान्यता नहीं देता है। सभी क्रिप्टो करेंसी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 247 के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीए के रूप में मानता है, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2023 में दुरुपयोग को रोकने और निगरानी बढ़ाने के लिए वीडीए को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत लाया गया था। अगला प्रश्न है, नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह मैनुअल स्कैवेंजिंग वालों के पुनर्वास हेतु प्रारंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2, इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था। 3, यह योजना सीवर एवं सेप्टिक टैंक श्रमिकों और वेस्ट पिकर दोनों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नमस्ते योजना एक मानव केंद्रित अधिकार आधारित पहल है जिसका उद्देश्य सिवरों एवं सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करना है। यह योजना वर्ष 2023 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू की गई थी, जिसकी अवधि 3 वर्षों 2023 से 24 से 2025-26 के लिए निर्धारित है, अतः कथन एक सही नहीं है। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम द्वारा किया जा रहा है, अतः कथन 2 सही है। यह योजना सीवर एवं सेप्टिक टैंक श्रमिकों और वेस्ट पिकर वर्ष 2024 में शामिल दोनों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिससे आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 1, दारुसलाम, 2, कनाडा, 3, पेरू, 4, वियतनाम। इनमें से कितने देश कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते के सदस्य हैं?
ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP 11 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम। CPTPP पर आधिकारिक तौर पर 8 मार्च 2018 को सैंटियागो, चिली में हस्ताक्षर किए गए, जो क्षेत्रीय व्यापार सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश का सर्वोत्तम वर्णन है? ए एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से सरकार संस्थागत निवेशकों को संप्रभु बॉन्ड जारी करके धन उधार लेती है। बी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई कंपनी पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने शेयर जारी करके इक्विटी पूंजी जुटाती है। सी एक संविदात्मक समझौता जिसमें एक कंपनी अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता का विस्तार करने के लिए किसी अन्य कंपनी के साथ विलय करती है। डी एक वित्तीय व्यवस्था जिसमें बैंक परिवर्तनीय ऋण साधनों के बदले स्टार्टअप्स को ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। IPO एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश है जिसमें किसी निजी कंपनी के शेयर पहली बार जनता के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। IPO किसी कंपनी को सार्वजनिक निवेशकों से इक्विटी पूंजी जुटाने की अनुमति देता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा किसे निःशुल्क और ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए पात्र माना गया है? ए केवल शहरी परिवार, बी अत्यंत गरीब परिवार, सी केवल किसान, डी सभी सरकारी कर्मचारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अत्यंत गरीब परिवार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार सरकार कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का पूरा खर्च वहन करेगी, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, WEE सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आकांक्षी जिला के रूप में वर्गीकृत है जहां जमीनी स्तर पर जागरूकता और सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां हैं? ए रायबरेली, बी श्रावस्ती, सी लखनऊ, डी कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी श्रावस्ती। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्रावस्ती को आकांक्षी जिला के रूप में वर्गीकृत किया गया जहां जमीनी स्तर पर जागरूकता, शिक्षा, सुरक्षा और स्वरोजगार से जुड़ी चुनौतियां मौजूद हैं, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले WEE सूचकांक में कौन सा मानदंड शामिल नहीं है? ए रोजगार, बी सुरक्षा और परिवहन अवसंरचना, सी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, डी शिक्षा और कौशल विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजनीतिक प्रतिनिधित्व। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजनीतिक प्रतिनिधित्व WEE सूचकांक में उपयोग किए जाने वाले 5 प्रमुख मानदंडों में शामिल नहीं है। इसके प्रमुख मानदंड है उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास, आजीविका तथा सुरक्षा एवं परिवहन अवसंरचना, अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत पर नियंत्रण करने के बाद नियुक्त भारत का पहला वायसराय कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।